Good morning to all of you present in this class. Yesterday we were making the discussion about the chapter number 9. That was a journal entry. तो हमने जर्नल एंट्री में जो है आपका इलस्ट्रेशन 1 जो है चैप्टर 9 का इलस्ट्रेशन 1 हम डिस्कस कर चुके थे और अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर में चलते हैं। तो सेकंड इलस्ट्रेशन जो है आप निकाल लीजिए। तो सेकंड इलस्ट्रेशन आपका पेज नंबर 9.8 के ऊपर है। 9.8 के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन सेकंड है। तो उसमें आपका ये नहीं हो, ये हो तो नहीं गया था, शायद ये हो गया था। सेकंड हमारा हो गया था। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन थर्ड के ऊपर में चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन थर्ड के ऊपर में चलें तो देखो कि आपका जो है जर्नल एंट्री में वो मैंने आपको बताया था कि जर्नल मीन्स ए बुक कंटेनिंग वेरियस पेजेस, और पेजेस का जो शेप था वो ऐसा था। यहाँ पर आपका था डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद में आपका ये एल फॉर लेजर, एफ फॉर फोलियो या लेजर का पेज नंबर। इसके बाद में ये आपका है डेबिट कॉलम और ये आपका क्रेडिट कॉलम। ये आपके पास में एक फॉर्मेट आपको मिलता है जो जर्नल है, बुक है, एंड जो कॉपी उसके अंदर इस प्रकार के फॉर्मेट मिलेंगे। ऊपर आप लिखेंगे जर्नल ऑफ M/S। M/S का मतलब मेसर्स दिनेश ट्रेडिंग कंपनी, जिस भी कंपनी का आप ये बना रहे हैं उसी का नाम इसमें होता है। और जर्नल में जो है आपके जो रूल थे वो 3 आपके रूलों के आधार पर डेबिट या क्रेडिट होता था, PRN। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर द अकाउंटेंसी, इवन फॉर जर्नलाइजिंग। तो आपका P फॉर पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये था। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था आपके पास में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये आपका जो है फॉर्मूला, आपका जो ये रूल था। अब कोई भी जर्नल एंट्री होती है इसमें आपके 3 ही प्रकार के अकाउंट मिलेंगे आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 अकाउंट मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो डेबिट करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए, वो 3 कौन से में भी हो सकते हैं और उसी फार्मूले को देख करके, उसी रूल को देख करके वी विल मेक द एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री आप देखिए, कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश 5 लाख। कम्युनिस्ट का मतलब होता है स्टार्ट करना। कम्युनिस्ट बिजनेस या स्टार्ट बिजनेस या ओपनिंग द बिजनेस, इनमें कोई भी वर्ड आपको मिल जाए या स्टार्ट वर्ड भी मिल जाए इस सेल्फ में, तो इसका हमें स्टार्ट करना होता है। कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश 5 लाख, 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हुआ। इसका इट इज़ द बिजनेस। ये कमरा है, आप इसको आपको शॉप मान लो या कंपनी का ऑफिस मान लो, और सामने जो है मालिक खड़ा है, उसने आपको पैसे दिए हैं और वो पैसे उसने दिए आपको 5 लाख। यानी आप यहाँ पर कोई मैनेजर आपने रखा हुआ है, आप हैं मालिक, आप बाहर खड़े हैं और आपने जो है ये इसके ऊपर जो बिजनेस है वो शुरू किया। तब आपकी एंट्री क्या होगी? तो आपकी एंट्री होगी, आपके बिजनेस में कैश आया तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप ये कहेंगे कि जो नए बच्चे उनके लिए कि कैपिटल वर्ड क्या आ गया, तो कैपिटल जो वर्ड है, कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है? कैपिटल मीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल। कि मालिक ने बिजनेस में पैसा, प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाया वो कैपिटल कहलाता है। इसका मतलब जो है कैपिटल इज द कोड वर्ड फॉर द ओनर। कैपिटल जो एक प्रकार से कोड वर्ड है ओनर के लिए। जब कैपिटल वर्ड आ गया इसका मतलब ये हुआ कि द मनी इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। मीन्स ये कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को डिनोट करता है, यानी ओनर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ये कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट उसको कर देंगे, ये डेबिट हो गया, किसको कर दो? कैश को।
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट हो गया। फिर कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर पैसा हमको किसने दिया, मालिक ने दिया, तो ये आपका हो गया क्रेडिट। तो ये आपके पास में हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये आपके पास में हो गया जी 5 लाख कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, ये आपका हो गया जी 5 लाख। और नीचे जो है आप दे दोगे नरेशन, ठीक है। नरेशन आप क्या कर देंगे कि मनी इन्वेस्टेड या बिजनेस स्टार्टेड बाय द ओनर, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास में है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश 50,000, यहाँ पर गुड्स खरीदी मोहन से कैश में, गुड्स खरीदी तो गुड्स रियल अकाउंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं छू सकते हैं, रियल अकाउंट का रूल कहता है सेकंड नंबर पे डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास में क्या आया, आपके पास में गुड्स आई, या इसको अब नॉमिनल अकाउंट मान के करो कि आपने माल खरीदा तो खर्चा हो गया, खर्चे के नीचे है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस किस नाम से हुआ, माल खरीदने के नाम से, तो आपके एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश, चाहे इसमें नाम दे रखा पर कैश यहाँ पर वर्ड दे दिया, तो कैश वर्ड दे दिया इसका मतलब ये माल आपने नगद में खरीदा है, भले चाहे यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन से खरीदा आपने 50,000 का, और यहाँ पर कैश में लिखा तो कैश वर्ड आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 और टू मोहन 50,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000, और नीचे लिख दोगे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन कैश, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में जी परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 1,20,000, हमने अजय से माल खरीदा, माल खरीदा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट होगा, यानी किस नाम से एक्सपेंस हुआ, परचेज के नाम से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किससे, अजय से, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, अजय के आगे अकाउंट नहीं लिखें क्योंकि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 1,20,000, ये हो गया 1,20,000, ठीक है। और नीचे अब नरेशन दे देंगे, वो दे देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड नहीं है, यू विल सी देयर इज नो कैश वर्ड, इट मीन्स वी हैव परचेज इट ऑन क्रेडिट, तो हमने उधार पे खरीदा है, ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या रखे गुड्स रिटर्न टू अजय 5,000, हमने अजय को माल वापस लौटा दिया, हमने माल लौटाया तो लिया किसने, अजय ने लिया, अजय इज द पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी अजय डेबिट, अजय डेबिट, ठीक है। और टू हमने माल खरीदा था तो इसका उल्टा हो जाएगा परचेज रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न्स, और ये 5,000 और 5,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और नीचे नरेशन दे देंगे गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को हमने माल लौटाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को हमने माल बेचा, वो हमने बेचा है गुड्स गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000, 40,000 का माल हमने राजीव को बेचा, इसका देर इज नो एनी इंफॉर्मेशन और देर इज नो इंडिकेशन अबाउट कैश, इट मीन्स वी हैव सोल्ड द गुड्स टू राजीव ऑन क्रेडिट, it means we have sold the goods, then who received it, that is Rajiv, it means Rajiv personal account and according to personal account debit the receiver, हमने माल दिया तो रिसीव किया राजीव ने, तो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे राजीव डेबिट, राजीव डेबिट, और टू सेल्स, क्योंकि हमने माल बेचा तो माल बेचा, तो माल बेचने का मतलब ये हुआ कि आपने माल बेचा है तो आपको फ़ायदा हो गया, यानी प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 एंड 40,000, जी मैडम आइए प्लीज़, एक मिनट बेटा,
मैथ की क्लास ना साइंस अब क्या अगर क्लास मिल गई साइंस की क्लास मिलती है आर्ट्स की क्लास ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन क्लास कॉमर्स का मुद्दा है बच्चा बहुत रिजिड है तुमको दोगे पर कभी थोड़ा बहुत हो सकता है कॉम्प्रोमाइज होना पड़े कभी कभी आपको तो अभी तो दिक्कत नहीं है तो ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन में टाइम टेबल फॉलो करो ऑनलाइन का अलग है इकोनॉमिक्स अलग है तो ऑनलाइन ठीक है हाँ सॉरी बेटा मैडम आ गए थे कुछ काम से हाँ जी अब कह रहे कि राजीव रिटर्न गुड्स 10% ऑफ गुड्स राजीव ने जो है इन गुड्स का 10% यानी 40,000 का 10% 4,000 उसने वापस लौटा दिया हमारे को लौटा दिया इसके अंदर माल वापस आ गया तो एक बात ध्यान रखो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल का उल्टा होता है सेल रिटर्न तो आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू राजीव यहाँ पर कैश नहीं है टू राजीव तो ये हो जाए 4,000 और ये 4,000 तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव 4,000 ये आपकी एंट्री होगी ठीक है जी तो ये आपका एनालिसिस नंबर 3 था अब हम एक अलग टॉपिक जो थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं अलग तो मतलब उन बच्चों के लिए जो नए हैं बाकी पुरानों को तो पता ही है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ए डिस्काउंट कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट है क्या तो डिस्काउंट आपने कई बार बाजार गए होंगे ना तो आपने सुना होगा कि आज सेल है और सेल में हैवी डिस्काउंट चल रहा है ऐसा आप सुनते आते हैं ठीक है अब सेल है उसमें डिस्काउंट है अब ये कहा कि आप जो है अगर 2 शर्ट खरीदते हैं तो हम आपको 1 शर्ट फ्री दे देंगे ठीक है या आप अगर तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो वो बिजनेसमैन के लिए होता है आप लोगों के लिए नहीं होता आप तो कैश पे करके आते हैं तो आपको जो है इतना % छूट मिल जाएगी तो यानी कि आपका जो है डिस्काउंट जो है वो उसके पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या है तो डिस्काउंट का मतलब क्या है पहले हम इस पे आ जाते हैं कि डिस्काउंट डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट ठीक है और अब इसका मतलब समझ ही गए आप छूट का मतलब तो आप समझ ही गए कि इसका मीनिंग क्या है कि रिडक्शन इन प्राइस दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिडक्शन इन प्राइस बाय एनी टाइप किसी प्रकार से कोई भी छूट देना प्राइस में वो आपका डिस्काउंट कहलाता है ठीक है और डिस्काउंट जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है ठीक है तो डिस्काउंट 2 प्रकार का कौन कौन सा है पहला आपके पास है ट्रेड डिस्काउंट पहला आपका है ट्रेड डिस्काउंट पहला आपका ट्रेड डिस्काउंट दूसरा आपके पास में होता है कैश डिस्काउंट दूसरा आपके पास है कैश डिस्काउंट ठीक है तो ट्रेड डिस्काउंट हम इसको हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक छूट जैसे नाम बता ही रहा अपने आप में और कैश डिस्काउंट होता है नगद छूट समझ ही गए बात को आप ठीक है व्यापारिक छूट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी छूट जो कि बिजनेसमैन को जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है कि जिस प्रकार से हम कहें कि अगर आपका जो प्रिंटेड प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का मान लो 100 है और ये बोला कि अगर आप 100 का प्राइस है और अगर आप एकदम से 100 प्रोडक्ट लेते हैं 1000 प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है प्राइस में 30% फ्लैट डिस्काउंट है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उससे कम खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आपने 1000 प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि द बिजनेसमैन वांट टू इंक्रीज द सेल अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है बिजनेसमैन इसीलिए तो डिस्काउंट दे रहा है तो आपका जो होता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस की सेल को इंक्रीज करना जो है ये सबसे पहले बिजनेसमैन का मोटिव होता है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को इसलिए ट्रेड डिस्काउंट देता है ताकि उसकी सेल जो बढ़ जाए तो ये आपका क्या रहता है ट्रेड डिस्काउंट ठीक है जी और ट्रेड डिस्काउंट जो है जो आपका कैटलॉग प्राइस है उस कैटलॉग प्राइस के ऊपर ही आपका ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है कि प्रिंटेड रेट में
मान लो कि एक प्रोडक्ट का जो है प्रिंटेड प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। और ये बोला कि अगर आप 1000 प्रोडक्ट खरीदोगे एक साथ में, यू विल गेट द 30% डिस्काउंट। इस 100 रुपीज़ में 30, यानी अगर आप लोगे तो आपका प्रोडक्ट 70 का पड़ेगा, और 1000 खरीदोगे तो यानी 70,000 हो गया। और अगर इससे कम खरीदोगे तो पूरा 100 का ही लगेगा। इसका क्या हुआ कि इनडायरेक्ट रूप से आपको जो है एक ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको जो प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि वो जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे। अगर हम ये कहें कि इफ वी आर सोल्ड द गुड्स ऑफ विथ 10,000, इफ यू विल पे ऑन सेम डे अगर आप पेमेंट करते हैं, यू विल गेट ए 10% डिस्काउंट। मैं 10,000 10% कर दो तो आपको 9,000 पे करने पड़ेंगे, यानी 1,000 का प्रॉफिट हो गया परचेजर के लिए। अगर आप करते हैं विद इन 5 डेज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने भी डे फिक्स किए जा सकते हैं। अगर 5 डेज है तो उन्होंने कहा कि 5% डिस्काउंट होगा जी, इसका ये जो है आपका 9,500 पे करने पड़ेंगे, यानी 500 रुपये का नुकसान हो गया। अगर ये बोला कि 5 डेज के बाद लेटर ऑन अगर करें तो नो डिस्काउंट, यानी 10,000 के 10,000 इसको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट इज टाइम बाउंडेड, और टाइम बाउंड में भी क्या कर रहा है कि आप सेम डे पेमेंट को 10% डिस्काउंट। इसका ये हुआ कि फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट होता है जल्दी, कि जल्दी पेमेंट अगला बंदा कर दे, इसके लिए हम देते हैं उसको कैश डिस्काउंट। ज़्यादा माल उठाए इसके लिए हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो आपके पास में दो प्रकार के डिस्काउंट हो गए, एक आपके पास हो गया कैश डिस्काउंट और एक आपके पास में हो गया जी ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम जो है डिफरेंस है, आप पहले भी करते हैं डिफरेंस हमेशा साइड बाय साइड दिखाते हैं। तो हम पहले यूँ एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर लीजिए बेस, किस बेस पे हम डिफरेंस बताएंगे, ये होगा बेस। ये आपके पास में लेते हैं जी, पहले लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये आपके पास में हो गया ट्रेड डिस्काउंट, और ये हो लेते हैं जी कैश डिस्काउंट, ये आपका हो गया कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ले लो जी सबसे पहले कि आपका मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग जो है वो होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को देता है। तो मीनिंग जो है पहला क्या हुआ, मीनिंग व्हेन होलसेलर का थोक विक्रेता, व्हेन होलसेलर sells the goods to retailer on list price less डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस के ऊपर कोई डिस्काउंट देता है, कि जैसे कि मैंने बोला 77 ना 100 में 30 कर दो तो वो 70 आपका हो गया। तो ये जो है मैन्युफैक्चर फिक्स परसेंटेज पे देता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना जल्दी पेमेंट देता है नहीं देता, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माल कितना उठाता है इससे मतलब है। दूसरा था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ कस्टमर मेक द पेमेंट इमीडिएटली, ठीक है। कैश डिस्काउंट में क्या है कि व्हेन कस्टमर pays amount immediately, जब कस्टमर जो है अमाउंट इमीडिएटली पे कर देता है तो उसको बेनिफिट देने के लिए हम देते हैं, वो देते हैं कैश डिस्काउंट। यानी ट्रेड डिस्काउंट तो होता है कि जो सेल बढ़ाने के लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया था, जबकि वो आपके टाइम बेस के ऊपर होता है कि जितने टाइम जल्दी पेमेंट करेगा उसको जल्दी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। व्हेन अलाउड, तो ये कब अलाउ किया जाता है, व्हेन अलाउड, इसको अलाउ किया कब किया जाता है, व्हेन परचेजर लिफ्ट
मिनिमम क्वांटिटी, उन्होंने मिनिमम क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि आप इतना कम से कम माल उठाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये मिनिमम क्वांटिटी के ऊपर होता है। और ये होता है एट स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, कि ये आपका जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके बेस के ऊपर जो ये है कि इफ़ यू पे विद इन 5 डेज, इफ़ यू पे विद इन 7 डेज, इफ़ यू पे इमीडिएटली, तो आपको मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इनका? जो ऑब्जेक्ट है ट्रेड डिस्काउंट का वो है इंक्रीज सेल्स, सेल इंक्रीज करना होता है। जबकि इनका होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसमें तो सेल इंक्रीज करना होता है, इसमें आपकी जो है पेमेंट जल्दी आ जाए, वो इसका मोटिव होता है। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, नो रिकॉर्डिंग। आपका ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है। यानी ये तो अमाउंट में लेस करके दिखाया जाता है, जबकि इट इज रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड, जबकि ये आपकी रिकॉर्ड की जाती है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है जी। एंड लास्ट आपका जो है वो है कि डिडक्शन फ्रॉम इनवाइस, ये डिडक्शन फ्रॉम इनवाइस, डिडक्शन होता है काट लेना। तो डिडक्शन, डिडक्शन कहाँ से होगा? फ्रॉम इनवाइस। यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बिल में से कट जाएगा, चाहे वो पैसे दिए हों या ना दिए हों। और जबकि ये होता है नॉट डिडक्टेड, नॉट डिडक्टेड, इसको जो डिडक्ट नहीं किया जाता है। यानी ये तो आपका वैसा का वैसा ही रहता है, जब कैश की पेमेंट करोगे तो ही आपका होगा, वरना तो नहीं होगा। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि इसमें जो है आपका मतलब क्या बना, कि आपके डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार के हैं, उनका डिफरेंस जो है बेस के आधार पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। दोबारा फिर बता दूं, मीनिंग ये जो है वैन होलसेलर, होलसेलर होता है थोक विक्रेता, जो बड़ी मात्रा माल बेचता है वो होलसेलर होता है। कि होलसेलर सेल द गुड्स टू द रिटेलर ऑन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पे जो माल बेचता है उसमें से लेस डिस्काउंट किया जाता है ताकि उनकी सेल बढ़ जाए। जबकि ये होता है कि व्हेन कस्टमर पेज अमाउंट इमीडिएटली, जब कस्टमर जो है तुरंत अमाउंट पे कर देता है, इमीडिएटली पे कर देता है, तो ये आपका कैश डिस्काउंट का मीनिंग होता है। जबकि व्हेन अलाउड, व्हेन परचेजर लिफ्ट द मिनिमम क्वांटिटी, कि जब मिनिमम क्वांटिटी फिक्स कर रखी कि उतना उठाएगा तो इसको डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जबकि ये होता है कि स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर पेमेंट दे देगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट इंक्रीज सेल, ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट पर्पज जो है वो सेल को इंक्रीज करना होता है। जबकि इसका कैश डिस्काउंट का प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि जल्दी पेमेंट मिल जाए, उसका उद्देश्य ये होता है। रिकॉर्डिंग, नो रिकॉर्डिंग, यानी कहीं जर्नल में या लेजर में इसकी एंट्री नहीं होती है, जबकि उसकी जर्नल या लेजर में पोस्टिंग एंट्री होती है। डिडक्शन, ये डिडक्शन फ्रॉम इनवाइस, ये इनवाइस में उसी समय काट लिया जाता है चाहे पेमेंट आए या ना आए, जबकि उसके अंदर जो है डिडक्शन नहीं होती बल्कि उसकी एंट्री आपकी होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास में था जी, वो आपके ऐसे था होल आपके पास है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब मैं जो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट है हम वैसे ही कोई बिना काम का झंझट खड़ा कर रखा है, कोई फ़ायदा भी इसका। तो यानी कुछ फ़ायदे भी कुछ नुकसान भी हैं। आपके एडवांटेजेस हैं ट्रेड डिस्काउंट के और डिसएडवांटेजेस भी हैं ट्रेड डिस्काउंट के। तो कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम ये लेते हैं। तो पहला आपके पास में है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का जो है एडवांटेज कौन सा है? तो पहला एडवांटेजेस, पहला फायदा क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का? पहला था इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ये जो है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ परचेजेस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ परचेज को कम कर देता है। जैसे मान लो ये कहा कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे 100 का मिलेगा,
और 100 प्रोडक्ट खरीदोगे 70 का मिलेगा, मतलब पर प्रोडक्ट 70 का मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी कॉस्ट जो है परचेज करने की वो कम हो गई, यानी रिड्यूस हो गई। अगर आप क्वांटिटी पूरी पिकअप करते हैं, पूरी क्वांटिटी लिफ्ट कर देते हैं, तो आपका जो है कॉस्ट घट जाता है। तो पहला फ़ायदा तो ये है आपके रिटेलर को, यानी जो माल खरीदता है उसको। दूसरा, इट अनेबल रिटेलर टू मेक सम प्रॉफिट, कि अगर जो है दूसरा हेल्पफुल इन प्रॉफिट मेकिंग, हेल्पफुल हेल्पफुल इन प्रॉफिट मेकिंग, हेल्पफुल इन प्रॉफिट मेकिंग में भी हेल्पफुल है। क्योंकि अगर मान लो आपका प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने रेट लिखा 100 और आप उसको 110 का बेचते हैं, और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको जो है कोई जानकार नॉन आ गया तो उसको 100 में देना पड़ रहा है, तो उसके बावजूद भी आप 30 कमा रहे हैं, क्योंकि आपको जो ये प्रोडक्ट 70 में मिला था। तो इसका ये हुआ कि हेल्पफुल इन परचेजिंग प्रोडक्ट, परचेजिंग हेल्पफुल प्रॉफिट मेकिंग में हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसका प्रिंट रेट कुछ और होता है, जबकि उसके अंदर डिडक्शन और ज़्यादा अलग हो जाती है। तो ये फ़ायदेमंद होता है। और थर्ड आपके पास में है कि दो ही फायदे हैं, थर्ड तो नहीं है, दो ही फायदे हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल जो है फिर मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदे है इससे, और फिर कैश डिस्काउंट क्या है, फिर उसके बाद कंपाउंड एंट्रीज होंगी, तो कल हम वो कल करेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को? आपका जो है अभी पीटी पीरियोडिक टेस्ट जो है वो आपके पहले जो मैं चैप्टर अभी तक मैं 11 करवा चुका हूँ आपको चैप्टर, आपके 11 चैप्टर में 5वां चैप्टर मैंने छोड़ा है, तो मैं चैप्टर के नाम आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, फिर याद दिला दूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ये करवा चुका हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये हो चुका है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल थर्ड चैप्टर हो चुका है, प्रोसेस एंड बेस अकाउंटिंग ये हो चुका है। 5वां चैप्टर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये नहीं किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, डबल सिस्टम हो गया, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन रिसोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, बेस ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल हो गया, और अकाउंटिंग फॉर जीएसटी हो गया है, और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक हो चुकी है। यानी 11 चैप्टर ये हैं, 11 में से आपके जो है 10 हो चुके हैं। 10 में आपके 2 पीटी होंगे। पहला पीटी जो पहले 5 चैप्टर में से होगा, ठीक है, यानी कहने वाला छठा चैप्टर लेंगे, क्योंकि इसमें ये एक चैप्टर जो है हमने नहीं करवाया, और दूसरे पीटी में आपके नेक्स्ट 5 होंगे। तो इनमें से आपको जो 25-25 मार्क्स का जो है वो पीटी हम आपको भेजेंगे, चाहे वो कागज़ के फॉर्म में भेजो, चाहे मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लो, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो पूछना चाह रहे हैं, बोलो बेटा। कैश बुक का बेटे अमेंडमेंट अमेंडेड कैश बुक डिलीट हुई है। कैश बुक के ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है अमेंडेड कैश बुक। तो अमेंडेड कैश बुक डिलीट हुआ, पूरा चैप्टर कोई डिलीट नहीं हुआ, ओनली सम टॉपिक्स आर डिलीटेड, ठीक है। तो हमें कैश बुक तो मैंने वहीं तक करवाया, जो डिलीट आपका हो चुका उसको तो मैंने करवाया ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, कोई दूसरी बात और पूछें, कोई ऐसी बात नहीं पूछने वाली?